अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। विश्व खाद्यान्न दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति, टीपीएस पद्धति से आलू की नर्सरी तैयारी, किसान भाइयों, आज 16 अक्टूबर है और आज ही के दिन सन 1945 में विश्व राष्ट्र संघ ने खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की थी, जिसे विश्व खाद्यान्न दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक देश में उत्पादित अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों को समस्त देशवासियों तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। साथ ही कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कर इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, ताकि कहीं कोई कुपोषण का शिकार ना हो। हम अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से सतत ये प्रयास करते हैं कि कृषक अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाएं और इसकी गुणवत्ता कैसे सुधारें। आज विश्व खाद्यान्न दिवस पर इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये खास अंश। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये जो विश्व खाद्य दिवस है उसका आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को होता है। इस वर्ष इसका जो विषय है वो रखा गया है सामाजिक सुरक्षा तथा कृषि। इसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जैसे विकासशील देश या अन्य जो हमारे अविकसित देश हैं उसमें खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आज के समय में चुनौती बनी हुई है। हालांकि हम खाद्यान्न के मामले में हमारा देश भारत आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी जो जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है उसके हिसाब से उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम आने वाले समय में जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसको हम अच्छी तरह से खाद्यान्न की सुरक्षा प्रदान कर सकें। इसके अतिरिक्त आज के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की, और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के मार्ग में बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को सामना करने के लिए हमें वैज्ञानिक स्तर पर जो खेती की नई नई बातों को बताया जा रहा है उसको किसानों के बीच में ले जाकर और उसे प्रसारित करने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में जो कृषि का महत्व आज के समय में है, तो आप जानते हैं कि अभी अपने देश में खाद्य सुरक्षा
कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया गया है, इसे कानून का रूप दिया गया है और इस कानून के तहत ये प्रावधान किया गया है कि कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनके पास हर तरह के अनाज पहुँचे कम कीमत पर, सब्सिडाइज जो अनुदानित दर है उस पर। और उसके सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण है कि चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पौष्टिकता प्रदान करने वाले अनाज हैं, खास करके दलहन है, तेलहन है, फल फूल सब्जी है, इन सबों की बहुत ही कमी है। और जब तक हम संतुलित आहार में इन सबों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के असली परिभाषा को नहीं साबित कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि अपने देश में सबसे पहले की समन्वित कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए और समन्वित कृषि प्रणाली को जब बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे खाद्यान्न के साथ साथ दलहन, तेलहन, फल और सब्जियों, दूध इत्यादि की भी आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। हमारे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसमें उन्नत किस्मों के साथ उर्वरकों एवं कीट व्याधिनाशी दवाओं की अहम भूमिका रही है। परंतु स्थिति अब तो यहाँ तक पहुँच गई है कि किसान भाई बिना सोचे समझे उर्वरकों और कीट व्याधिनाशी दवाओं का बहुत अधिक मात्रा में अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि किसान का खर्चा तो जरूरत से ज्यादा हो रहा है परंतु वांछित परिणाम नहीं मिल रहा है। साथ ही इन रसायनों के अंश फसल उत्पाद में पहुंचकर उसे प्रदूषित कर रहे हैं और उसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। और तो और इन जहरीले रसायनों के प्रभाव से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि इन जहरीले रसायनों का प्रयोग करना ही नहीं है। यदि आवश्यक है तो इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना है। किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि आप फसलों की जैविक खेती की ओर मुड़े। जहाँ तक संभव हो जैविक खादों एवं जैविक कीट व्याधिनाशी दवाओं का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। जैविक खादों में आप सुविधा अनुसार गोबर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और खली आदि का प्रयोग कर सकते हैं। राइजोबियम और एजोटोबैक्टर तथा पीएसबी कल्चर का उपयोग कर आप उर्वरकों के खपत में कमी ला सकते हैं। इसी प्रकार कीट व्याधियों की रोकथाम के लिए आप ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा, नीम के घोल एवं इसके उत्पाद तथा एनपीवी आदि जैविक कीट व्याधिनाशी दवाओं का प्रयोग करें। कीटों के नियंत्रण में आप मित्र कीटों के योगदान को भी न भूलें। इसके अलावा कीट व्याधियों की रोकथाम के लिए आप रोधी किस्मों की बुवाई करें। गर्मी में खेतों की जुताई करें। समय पर फसल की बुवाई करें। आवश्यकता से अधिक सिंचाई न करें। फसल चक्र अपनाएं। प्रकाश पाश और फेरोमेन ट्रैप आदि से कीटों का नियंत्रण करें। इन सब के बाद भी यदि रासायनिक उर्वरकों एवं कीट व्याधिनाशी रसायनों की आवश्यकता पड़ती है तो इनका प्रयोग आप अवश्य करें, परंतु अपने क्षेत्र के कृषि कार्यकर्ता या अधिकारी की सलाह से। इसी को तो कहते हैं समन्वित पोषक तत्वों एवं समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन। किसान भाइयों, यदि आप ऐसा करेंगे तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि के साथ जो उत्पाद प्राप्त होगा वो प्रदूषित नहीं होगा और उसकी गुणवत्ता में भी कमी नहीं आएगी। इसके अलावा पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। टीपीएस पद्धति से आलू की नर्सरी तैयारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों, वैसे तो आलू के कंदों की सीधी बुआई होती है, लेकिन कुछ किसान इसके बीजों से बिचड़ा तैयार कर इसकी रोपाई खेत में करते हैं। तो अगर आप भी आलू का बिचड़ा डालने जा रहे हैं तो किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें, जानते हैं आलू अनुसंधान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय। मूल बीज से खेती करने से कई जो है आपको लाभ होते हैं। उसका ये होता है कि आपको इसमें कंद नहीं डालना पड़ता है, जिसमें 1 हेक्टेयर में 30 से 35 क्विंटल आलू की खपत होती है बीज के रूप में। अब रही बात कि इस समय आलू की जो है वो मौसम हो चला है जिसमें हम बिचड़ा या नर्सरी जिसको कहें बिचड़ा पैदा करने के लिए उसकी जो है हम तैयारी शुरू करें। तो इस समय जो है आपको ये देखना होगा कि जो खेत में हम बिचड़ा उगाएंगे तो उस खेत में जो है पानी का जमाव नहीं होता हो और उसमें लगभग 2 इंच कह लीजिए 2 इंच ऊंचा जो है वो मेड टाइप से फ्लैट रिज बना देना चाहिए, जिसको नर्सरी बेड कहते हैं। इसकी नर्सरी बेड 1 मीटर चौड़ी और 15 मीटर लंबी होनी चाहिए और 2 बेड के बीच में जो है 50 सेंटीमीटर की गैप होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। और इसमें जो है 30-30 ग्राम का जो है बीज जो है वह हम प्रति बेड जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो बुआई के लिए। तो नर्सरी टोटल आपको 150 ग्राम बीज लगेंगे। तो इसके लिए आपको क्या कीजिए कि जो बीज मिलते हैं वो आप उसको रात भर पानी में फूलने के लिए छोड़ दें, उसके साफ और स्वच्छ पानी में, और उसके पश्चात जो है इसको 1500 ppm जिबरेलिक एसिड के घोल में इसको फिर 1 रात के लिए सूखने के लिए छोड़ दें और पुनः जो है इसको निकाल करके और करीब आधा किलोग्राम गोबर का खाद लीजिए और उसमें 30 ग्राम जो बीज है 1 बेड का उसको मिला लीजिए। उसके बाद इसको आप 19 से 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसको बाहर में या इंक्यूबेटर में लेकर के रख दें, जहां इसकी अंकुरन हो जाए। या अर्थात हल्का अंकुरन हो जाता है तब इसको बेड पर छिड़का जाता है। इसके लिए बेड बनाने के समय आप ध्यान दीजिए कि 1 बेड पर जो है आधा इंच मोटा सड़े हुए गोबर का जो है वो इस्तेमाल कीजिए, उसको फैला दीजिए पूरे बेड पर और उसमें प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से 8 ग्राम नाइट्रोजन, 8 ग्राम फास्फोरस और 10 ग्राम पोटास, इसका जो है जो मिश्रण है वह प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बना लें और 15 स्क्वायर मीटर का खाद लेकर के एक पूरे बेड पर छीट दें। और इस तरह से उसको छीटने के बाद जो आप जो उसमें नमी बरकरार रहे यह भी सुनिश्चित कर लें और उसके बाद इसमें 10 ग्राम जो है वो प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो है आप थीमेट 10G का भी इस्तेमाल कीजिए ताकि दीमक न लग सके। उसके बाद जो बीज जो अंकुरित होते हैं उसको लेकर के और 2 बजे शाम में खाद का इस्तेमाल आप जब करते हैं उसके दूसरे दिन या कम से कम 24 से 48 घंटे के पश्चात जो है इसका आप इस्तेमाल कीजिए। इस बीज को आप क्या करें कि अंकुरित बीज को पूरे खेत पर जो है उसको फैला दें, छितरा दें या लाइन सोइंग करें और प्रति पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 सेंटीमीटर की रखें और उसके बीच जो उसी पंक्ति पर जो है हल्का गड्ढा करके और उसमें बीज को गिरा दें और इस तरह से नर्सरी बेड पर छीटने के पश्चात उसमें फव्वारा से जो है या झरना से जो हजारा जो है उससे पानी का से तर कर दें और उसके बाद उसके ऊपर जो है एक हल्का बोरे से ढक दें और डेली जो है सुबह शाम उस पर पानी का छिड़काव करें जिससे कि नमी बनी रहे। उसके बाद 2-3 दिन के पश्चात आप देखेंगे बोरे को उठाकर कि उसमें अंकुरन बीज जो है उसका प्रॉपर हो गया है, तब धीरे धीरे बोरे को उठा करके हटा दें और उसके बाद जो है इसी तरह से सुबह और शाम जो है पानी से नमी बनाए रखें और इस तरह से आपका जो है वो बिचड़ा जो है वो 25 दिन तक में तैयार हो जाता है। आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। मूंग से अच्छा बाजार भाव लेने हेतु कटाई और गहाई किस प्रकार से करें? ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर।
दलहनी फसलों में मूंग की खेती हमारे राज्य में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है और जिन भी किसानों ने मूंग की फसल लगाई थी उनके यहाँ कटाई गहाई का काम चल रहा है। अतः जो भी किसान भाई मूंग की फसल की कटाई करके अच्छा बाजार भाव लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें कटाई गहाई, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। हमारी जो खरीफ की मूंग है वो पकने को है, तो हमें ये देखना है कि मूंग पक चुकी है या नहीं। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वैसे आप जो है देख सकते हैं कि मूंग की जो खड़ी फसल है उसमें हम देखेंगे फलियों का जो कलर है डार्क कत्थई रंग का हो जाएगा, और जो नहीं पकी हैं तो उनका फलियों का कलर थोड़ा पीलापन लिए हुए रहता है। तो आप ये देख लें कि जब हमारा 75 से 80% तक फलियां हमारी कत्थई कलर की हो जाएं, क्योंकि मूंग में दो चीज़ें रहती हैं, या तो मूंग की हम पिकिंग कर लें, जो फलियां पहले पक चुकी हैं उनको पिकिंग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, और दोबारा से फिर उस पर फलियाँ आती हैं तो दोबारा दूसरे उसमें जो है हम उसकी कटाई कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी उपज भी थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ श्रमिकों की दिक्कत है तो वहाँ पर हम जो है एक बार में ही कटाई करते हैं। तो एक बार में जब हमको कटाई करना है तो जब 75 से 80% तक फलियाँ पक के तैयार हो जाएं तो फलियों का रंग कत्थई रंग का हो जाता है, और जब हम उसको तोड़ करके निकालेंगे दाने को तो दाना हमको गहरे हरे रंग का दिखाई देगा। तो आप समझ जाएं कि ये जो है हमारा पक चुका है फसल जो है, और उसकी कटाई करना है। तो जब ज़्यादा उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है तो फलियां चटकने लगती हैं, तो चटकने वाली स्थिति से ना आने दें, तो उससे पहले ही जो है हम जो है फसल को कटाई कर दें। और कटाई करते समय भी हमको ये सावधानी बरतनी है कि जो कटाई करने वाला जो कृषि यंत्र है, हसिया है या आपकी दरांती है, तो वो शार्प होना चाहिए, मतलब पैना होना चाहिए, जिससे कि हम जो है एक बार में ही उसको काट दें। दूसरा, काटने के बाद में हम जो खलिहान में लेके आते हैं तो खलिहान में लाने से पहले हमको खलिहान तैयार करना है। और खलिहान तैयार करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है खेत को थोड़ा लेवल करें और ठूंठ वगैरह जो भी हमारे फसल अवशेष हैं उनको जो है निकाल करके बाहर करें, और उसके बाद में हम जो है उसमें जो है पानी दे दें। और पानी देने के बाद में आप देखेंगे कि हल्का सा भूसा डाल करके और उसको जो है पैरों से दबा दें, तो उससे क्या होगा कि हमारा खलिहान तैयार हो जाएगा और वहाँ पर हम उसको जो है फैलाएँ। और जब फैलाएंगे तो फैलाते समय भी हमको थोड़ा सावधानी बरतना है कि हम जो फैलाएं तो पतले पतले उसमें फैलाएं, कहीं ढेर को इकट्ठा नहीं करें। जहाँ हम ढेर को इकट्ठा कर देंगे वहाँ हमारी मूंग जो है सड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। तो हम पतली पतली लेयर में जब उसको फैला देंगे और जब सूख जाए तो उसको जो है हम डंडों के माध्यम से या ट्रैक्टर का चला करके या थ्रेसर से, जैसे भी जहाँ भी जैसी सुविधा है उस हिसाब से हम जो है इसको जो है निकाल सकते हैं। क्योंकि आजकल जो श्रमिकों द्वारा निकालते हैं तो पहले हम ट्रैक्टर चला देते हैं फर्श पे, और चलाने के बाद में जो भी मोटा मोटा पार्ट है उसको निकाल के अलग कर देते हैं, और जो नीचे बचता है उसको हम जो पंखा लगा करके और उसको जो है बरसाते हैं, और उससे जो है हमारा दाना अलग निकल जाता है, जो भी कचरा है वो बाहर निकल जाता है। दूसरा, हम थ्रेसर से भी इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन थ्रेसर से निकालने में थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि जब हम थ्रेसर से निकालते हैं तो दाने हमारे चटकने की संभावना रहती है। जहाँ हम बीज उत्पादन ले रहे हैं वहाँ जो है बीज के लिए हमको अगले वर्ष भी उसको मूंग को रखना है, तो वहाँ पर जो है हम जो है मैनुअल उसको करें। और जहाँ हमको कॉमर्शियल लेना है वहाँ हम उस थ्रेसर से भी कर सकते हैं, या त्रिपाल बिछा के उसके ऊपर डाल करके उसको सुखाएं, और सुखाने के बाद में जब 8 से 10% तक नमी रह जाए तो उसमें कोई भी कीड़ा या बीमारी अटैक नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से जो नुकसान होता है, जो भंडारण में नुकसान होता है, उससे हम बच सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है कटिहार के राजकुमार शाह ने। आपने हल्दी की फसल में कंद विगलन रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मई तक के अंत में जो भी फसल लगा चुके हैं किसान भाई, अभी 4 महीने की फसल होने को है, तो यही समय है कि उसमें कंद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कंद बनते समय यह अवश्य ध्यान दें कि जो है उसमें नमी बनी रहे, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे अगर नमी की मात्रा में कमी आएगी तो कंद बनने में रुकावट आएगी। तो इसलिए किसान भाई अवश्य ध्यान दे कि जब अब चौथी महीना शुरू होने वाली है तो उसमें सिंचाई कम से कम 35 से 40 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
तो इसमें सिंचाई अवश्य चाहिए। तो समय समय पर, अभी देखिए सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप सिंचाई अवश्य डालें। और जहाँ तक कि रोग की बात होती है, उसमें होता है कंद विगलन। तो कंद विगलन आप देखेंगे कि कंद बनते समय भी उसका कंद जो गलने लगता है, तो उससे पहले ही आप निदान के लिए आप ऐसा करें, उसमें डायथेन M45 उसका जो है 0.25% और साथ ही साथ बेविस्टिन का 0.1% उसको मिला करके उसका घोल बना लीजिए और उसको भी 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर अवश्य करें। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अगेती धान की कटाई, गहाई और सुरक्षित भंडारण पर जानकारी। रबी मौसम में कैसे लें सब्जी वर्गीय फसलों से अच्छा उत्पादन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात खेती संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।